नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। ये अभी तक हम लोगों ने 7 पेपर सेट कर लिया है, 6 पेपर सेट कर लिए हैं लैब असिस्टेंट से रिलेटेड। ठीक है, लैब असिस्टेंट से रिलेटेड अभी तक हम लोगों ने 6 पेपर सेट कर लिया है। ये है एमसीक्यू सेट, पेपर सेट 7वें नंबर का। ठीक है, जो 6 हमने लैब असिस्टेंट के पेपर सेट किए हैं उनकी पीडीएफ मैंने शेयर कर दी है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम चैनल का नाम वही है जो अपने यूट्यूब चैनल का नाम है, सक्सेस अलार्म। ठीक है, यही नाम है टेलीग्राम चैनल का, भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ उठा सकते हैं। इन पेपर्स के अलावा भी मैंने कुछ 2 प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड चैप्टर वाइज एमसीक्यूज बना करके और फिर वो अपलोड किए हैं। आप उन पीडीएफ्स को चेक करना और बताना क्या वैसे एमसीक्यूज सही हैं क्या। ठीक है, फिर ऐसे ही एमसीक्यूज चैप्टर वाइज प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज बना करके आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं क्लास में करवा दूंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आपका कोई भी चैप्टर वीक ना रहे। ठीक है, तो एमसीक्यू सेट नंबर 7 करते हैं हम। इसमें होंगे 100 एमसीक्यूज। कितने होंगे? 100 एमसीक्यूज होंगे, जैसे कि हमेशा होता है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ठीक है, मैं इसको इतना छोटा कर देता हूँ क्योंकि जो प्रश्न है वो बहुत लंबे लंबे हैं, बड़े बड़े प्रश्न हैं। इतना ही छोटा रख पाऊंगा क्योंकि तब जा करके पूरा क्वेश्चन दिख पाएगा, वरना नहीं दिख पाएगा। ठीक है, आई होप आपको सही तरीके से दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए। इसलिए कर रहा हूँ मैं ये कि पूरा क्वेश्चन दिख जाए। ठीक है, अगर मैं ऐसे इसको जूम करके रखूंगा तो ये पूरा क्वेश्चन नहीं दिख पाएगा, ऑप्शंस इसके नहीं दिख पाएंगे। ठीक है, इसलिए इतना सही रहेगा। चलिए, अगर कोई छोटा क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको जूम कर दूंगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से भौतिक भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी है? फिजिकल ज्योग्राफी की शाखाएं आपको बतानी है। ठीक है, भू आकृति विज्ञान फिजिकल ज्योग्राफी की शाखा है। जलमंडल या हाइड्रोलॉजी जिसे हम कहते हैं वो फिजिकल ज्योग्राफी की शाखा है। जलवायु विज्ञान भी फिजिकल ज्योग्राफी की एक शाखा है। और मृदा भूगोल भी फिजिकल ज्योग्राफी की एक शाखा है। तो ये चारों फिजिकल ज्योग्राफी की शाखाएं हैं, तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यार आप लोग ना सब्सक्राइब नहीं करते हो और व्यूज भी बहुत कम आ रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। आने वाले टाइम में मैं आपके लिए एक सरप्राइज भी लेकर के आ रहा हूँ। हो सकता है 10-15 दिन में डिजिटल बोर्ड आपको दिख जाए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे विशालतम ज्वालामुखी कौन सा है? सबसे विशालतम ज्वालामुखी, देखो ये ज्वालामुखियों के प्रकार हैं, जिसमें शील्ड ज्वालामुखी है, मिश्रित ज्वालामुखी है, शंकु ज्वालामुखी है, कार्डेरा ज्वालामुखी है। ये एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं आप लोगों को। लेकिन उसमें एक लाइन भी दी हुई है कि शील्ड ज्वालामुखी जो है वो सबसे विस्तार वाले ज्वालामुखी होते हैं, बड़े एरिया को कवर करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो आप लोगों को ना मैं 2 घंटे के अंदर 100 एमसीक्यूज करवा देता हूँ। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी क्लासें हैं यूट्यूब पे जो 1 घंटे के अंदर बस 20 से 25 क्वेश्चन करवा पाते हैं। ठीक है, तो मैं 2 घंटे के अंदर अंदर 100 क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, तो कम से कम सब्सक्राइब तो करके जाइए आप। बस मैं इतना ही बोलूंगा आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी निर्मित अंतःस्थापित आकृति, यानी कि जिसे हम कहते हैं इंट्रूसिव इंट्रूसिव फॉर्म, इंट्रूसिव फॉर्म नहीं है ये, नहीं भी नहीं का चश्मा जरूर लगा करके जाना है। मतलब इनमें 3 तो है इंट्रूसिव और बाकी है एक आउट एक्सट्रूसिव, या और कुछ भी हो सकता है। जैसे स्टोक है, स्टोक एक इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है। इसके अलावा सिल एक इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है। डाइक इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है। मियंडर जो है वो ज्वालामुखी निर्मित इंट्रूसिव लैंडफॉर्म नहीं है। ठीक है, मियंडर जो है वो नदियां बनाती है अपनी मेच्योर स्टेज में, नदियां बनाती है
अपरदनात्मक स्थल रूप है, मियंडर बनाती है। ठीक है, चलिए तो देखो सिल तो आपको पता होगा ना, हॉरिजॉन्टल जो शीट की हॉरिजॉन्टल एक मोटी लेयर होती है अंदर की तरफ क्रस्ट में, तो उसे हम सिल कहते हैं। डाइक आपको पता ही है, इस तरीके से होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि जब मैं पीडीएफ शेयर करूँ तो आप लोगों को ये आंसर वहां पर दिखे। नेक्स्ट, मोहोरोविक असंबद्धता। मोहोरोविक असंबद्धता किन परतों के बीच पाई जाती है? मोहोरोविक असंबद्धता किन परतों के बीच पाई जाती है? ये क्वेश्चन मैंने बताया था पहले, हालांकि क्वेश्चन दूसरा था, लेकिन सारी डिसकंटिन्यूटीज जो भी थी, गुटेनबर्ग, कोनार्ड, मोहो, गुटेनबर्ग, रैपिटी, लेहमैन, ये 5 असंबद्धताएं मैंने आपको बताई थी, और किन किन के बीच में कौन सी पाई जाती है ये भी बताई थी। और ये भी बताया था कि मोहोरोविक जो असंबद्धता है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में इसका नाम दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए मोहोरोविक डिस्कंटिन्यूटी किन परतों के बीच में पाई जाती है। तो ध्यान रखना, क्रस्ट और मेंटल के बीच में, क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो है वो मोहोविक असंबद्धता पाई जाती है। यानी कि सॉरी, निचली क्रस्ट, हाँ, निचली क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल के बीच में ये पाई जाती है। ठीक है, क्रस्ट जहाँ पर खत्म होती है और जहाँ से मेंटल शुरू होता है वहीं पर मोहोरोविक असंबद्धता पाई जाती है। इसका राइट आंसर ये हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी अधिक विस्फोटक स्वभाव दर्शाती है और स्वयं धस कर बनती है? ठीक है, विच वॉल्केनो इज हाईली एक्सप्लोजिव एंड फॉर्म ड्यू टू कोलैप्स। एक्सप्लोजन होता है और ज्वालामुखी जो है वो अपने अंदर ही कोलैप्स हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर क्या बनता है? काल्डेरा बनता है। क्या बनता है? काल्डेरा बनता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के धरातल का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? तो हमें पता होना चाहिए कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है और कितना प्रतिशत भाग पर स्थल है। तो ध्यान रखना, पृथ्वी का 70.8% भाग, जिसे आप लोग कह देते हो 71% भाग, ठीक है, 71% पर तो जल है और 29% पर स्थल है, ये आप लोग कह देते हो। लेकिन यहाँ पर 71 नहीं है, तो यहाँ पर 70.8% दिया हुआ है और एग्जैक्ट यही लिखा हुआ है बुक्स में भी। तो डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कैरोलाइन प्लेट कहाँ अवस्थित है? कैरोलाइन प्लेट, जो माइनर प्लेट्स है ना, माइनर प्लेट्स, उन माइनर प्लेट्स की आप लोगों को लोकेशन पता होनी चाहिए। जैसे माइनर प्लेट्स के अगर मैं नाम बोलूँ तो नज़का हो गई। नज़का जो है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर और दक्षिणी अमेरिका के बीच में है। इसके अलावा अरब अरेबियन प्लेट हो गई, अरेबियन प्लेट, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कैरोलिना हो गई। इसके अलावा फिलिपिन प्लेट हो गई। इसके अलावा फीजी हो गई। इसके अलावा जुआन डी फूका हो गई, जुआन डी फूका, ठीक है। इसके अलावा कोको प्लेट हो गई, कोको प्लेट हो गई। और इसके अलावा और भी बहुत सारी प्लेटें हैं जो जिनकी लोकेशन जो है, माइनर प्लेट्स, उनकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। तो कैरोलाइन जो प्लेट है वो प्रशांत महासागर और एशिया जहाँ पर मिलते हैं ना, वहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए, एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर के प्लेट के बीच ये हमें देखने को मिलती है, छोटी सी प्लेट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? आपको यहाँ पर नाम दिया हुआ है, गीजराइट, पेग्मेटाइट, ज्वालामुखी ब्रेशिया एंड गेब्रो। इन चट्टानों के नाम दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है। मतलब 3 तो आग्नेय है और एक आग्नेय नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गीजराइट जो है वो आग्नेय चट्टान नहीं है। ये देखिए, आग्नेय चट्टानें कैसे बनती है? ये लावा व मैग्मा के ठंडा होने से बनती है। पेग्मेटाइट क्या है? एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है जिसके क्रिस्टल्स बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। इसके अलावा वॉल्केनिक जो ब्रेसिया होता है वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, ठीक है। जो ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है तो उसके जो टुकड़े होते हैं, जो टुकड़े बनते हैं एक्सप्लोजन से, उससे बनते हैं। इसके अलावा गेब्रो एक तरह से हम कह सकते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, जिसकी संरचना अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर जिसका हम करें, बेसिक या कंपोजिशन की हम बात करें, तो वो कैसी है? बेसिक है, यानी कि
अम्लीय संरचना है, अम्लीय संरचना, सॉरी सॉरी, बेसिक नहीं, वो तो एसिडिक होता है। इसकी संरचना जो है वो कैसी है, क्षारीय है। गेब्रो की संरचना कैसी है, क्षारीय है। ये अभी आप लोग ध्यान रखना। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है, ठीक है, इंट्रूसिव रॉक है। ओके। इसके अलावा गीजराइट की जब हम बात करते हैं तो ये आग्नेय चट्टान नहीं है, और यही हमें पूछा था। गीजराइट जो है वो सिलिका यानी कि ओपेलियन सिलिका का निक्षेप से जब निक्षेपण होता है तो उसकी वजह से बनता है, जो कि गर्म जल स्रोत और गीजरों के आसपास में जमता है। इसे हम सेडिमेंट्री या रासायनिक निक्षेप भी मान सकते हैं, जबकि आग्नेय को हम नहीं मान सकते। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गीजराइट क्या है, एक रासायनिक निक्षेपण से, सिलिका के निक्षेपण से बनी होती है। निक्षेपण से बनी होती है, इसलिए ये क्या है, एक तरह से अवसादी चट्टान है, आग्नेय चट्टान नहीं है। इसके अलावा पेग्मेटाइट जो है वो अंतः स्थापित आग्नेय चट्टान है। ज्वालामुखी ब्रेशिया भी क्या है, बहिर्स्थापित आग्नेय चट्टान है। और गैब्रो क्या है, अंतः स्थापित आग्नेय चट्टान है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की शेलों का निर्माण ताप, दाब एवं आयतन परिवर्तन की प्रक्रिया के कारण होता है। हम सबको पता है, देखो आग्नेय चट्टान जो है वो लावा के ठंडा होने से बनती है। ठीक है। इसके अलावा अवसादी जो चट्टानें होती हैं वो निक्षेपण के निक्षेप के, या फिर मैं कहूँ डिपोजिशन के रिजल्टेंट बनती है। ठीक है। और अगर हम कायांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करें तो जब टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है किसी भी रॉक का, ठीक है, तो कौन सी बन जाती है, कायांतरित चट्टानें बन जाती है। ऑप्शन नंबर सी बन जाती है। तो दाब दाब एवं आयतन परिवर्तन की प्रक्रिया से जो चट्टान बनती है वो कायांतरित होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अनावरण, या हम इसे कह देते हैं अनाच्छादन, अनाच्छादन भी हम इसे कह देते हैं, अनाच्छादन, ठीक है, डेनुडेशन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, प्रक्रिया का चरण नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सी प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रियाएं इनमें डेनुडेशन प्रोसेस का एक एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो इंक्लूडेड नहीं है। देखो वेदरिंग जो होती है वो डेनुडेशन में होती है, इरोजन जो होता है वो डेनुडेशन में होता है, निक्षेपण जो होता है वो डेनुडेशन में होता है, बट वर्षण जो होता है, प्रेसिपिटेशन जो होता है वो डेनुडेशन के अंदर नहीं होता है। ये देखो डेनुडेशन में वेदरिंग प्लस इरोजन प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्लस डिपोजिशन, कुल मिलाकर के डेनुडेशन बनता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों की समूह की पहचान कीजिए। आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ये तो सेट दिए हुए, करेक्ट सेट बताना है। देखो भू आकृतिक प्रक्रियाएं जो है वो अंतर्जनित व बहिर्जनित दोनों प्रकार की होती है। जब हम जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि भू आकृतिक प्रक्रियाएं जो है वो अंतर्जनित भी होती है और बहिर्जनित भी होती है। ठीक है, भू आकृतिक कारक वे तत्व हैं जिनसे अपरदन व परिवहन की क्षमता होती है। भू आकृतिक कारक जो है वो होते हैं जिनमें अपर्दन व परिवहन की क्षमताएं होती है। ज्यादातर ये बहिर्जनित बल होते हैं, जैसे कि कोई रिवर हो गया, विंड हो गया, ग्लेशियर हो गया, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर हो गया, सी वेव्स हो गई। ठीक है, ये सही है, तो ये कथन भी क्या है, सही। पर्वतन निर्माण, शीत पर्वतन है। पर्वतन निर्माण का मतलब होता है, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, ओरोजेनी की बात हो रही है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ओरोजेनी की बात होती है। शीत पर्वतन है। एवं महाद्वीप निर्माण महाद्वीपीय प्रक्रिया, ये शीत पर्वतन क्या है ये समझ नहीं आ रहा, तो ये हम जो कथन है वो गलत कर देंगे। ठीक है, तो ज्वालामुखीता में आंतरिक व बाह्य संरचनाओं का निर्माण शामिल है। जब हम ज्वालामुखी के निर्माण की संरचनाओं के निर्माण की बात करते हैं तो आंतरिक संरचनाएं भी हम देखते हैं और बाह्य संरचनाएं भी हम देखते हैं। तो ये कथन भी हमारा क्या है, सही हो गया। इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो गया 1, 2 और 4, तो हमारा बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिमानी घाटियां यू आकृति की क्यों होती है। हमें पता है ग्लेशियर्स जो है वो यू शेप्ड वैली बनाते हैं, यू शेप्ड वैली बनाते हैं। अब ये यू शेप्ड वैली क्यों बनती है, केवल पार्श्व अपरदन के कारण बनती है, नहीं, केवल पार्श्व अपरदन नहीं। केवल ऊर्ध्वाधर अपरदन के कारण बनती है, नहीं, केवल ऊर्ध्वाधर अपरदन के कारण क्यों नहीं बनती है। केवल निक्षेपण के कारण बनती है, नहीं, निक्षेपण के कारण तो यू शेप देख लो, चाहे वी शेप देख लो, चाहे आई शेप देख लो, किसी भी तरह की कोई वैली या कोई आकृति नहीं बनेगी। लेकिन यू शेप वैली जो बनती है वो वर्टिकल एंड लेटरल, मतलब दोनों तरह की, गहराई में भी इरोजन होगा प्लस साइड्स में भी इरोजन होगा, जिसकी वजह से क्या बनेगी, यू आकार की आकृति बनेगी इस तरीके से। ठीक है,
वी शेप वैली में जब कोई ग्लेशियर एंटर कर जाता है तो वो गहराई के साथ साथ लेटरल किनारों वाला भी इरोजन करता हुआ चलता है, इसलिए वी शेप वैली जो है वो यू शेप वैली में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फियोर्ड क्या है? फियोर्ड, जब हम कोस्ट लाइन पढ़ते हैं ना, कोस्ट लाइन, तो हम बहुत सारी कोस्ट लाइन्स पढ़ते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, एक तो ये है फियोर्ड कोस्ट लाइन, इसके अलावा आपने नाम सुना होगा रिया तट, आपने नाम सुना होगा, इसके अलावा आपने नाम सुना होगा डाल्मेशियन तट, ये भी आपने नाम सुना होगा। तो ये किस तरीके से बनती है? इसके साथ साथ इनमें ये भी पूछा जाता है कि ये ऊपर उठी हुई है या नीचे सबडक्शन में, या देखो हिंदी में क्या कहते हैं, सबमर्ज्ड, हिंदी में देखो, हिंदी में क्या कहते हैं यार, हिंदी छोड़ो, सबमर्ज्ड है या अपलिफ्टेड है या इमर्ज्ड कोस्टलाइन है, किस तरीके की कोस्टलाइन है, ठीक है। तो देखो फियोर्ड जो कोस्टलाइन है वो हम ये देखते हैं कि देखो रिया जो कोस्टलाइन होती है वो रिवर की वजह से बनती है, नदी की वजह से बनती है। फियोर्ड जो कोस्टलाइन बनती है वो हिमानी की वजह से बनती है, मतलब ग्लेशियर की वजह से बनती है। ग्लेशियर की वजह से जब कोई कोस्टलाइन कोई वैली होती है और उसके ऊपर जब पानी आ जाता है समुद्र का, तो वहां पर ये कोस्टलाइन बनती है, फियोर्ड कोस्टलाइन बनती है। हिमानी घाटी में समुद्री जल का जब एंटर हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? फियोर्ड कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? सी हो गया। जलवाष्प के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आपको वाटर वेपर से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है, गलत स्टेटमेंट बताना है। देखो विषुवत से ध्रुवों की ओर जलवाष्प घटती है, विषुवत से ध्रुवों की ओर जलवाष्प घटती है, एकदम करेक्ट बात है। ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा बढ़ती है, नहीं, यहाँ पर गड़बड़ हो गई। ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा क्या हो जाती है? घटती है, ठीक है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत बताना था और ये बी जो ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं। जलवाष्प वायुमंडल को स्थिर व अस्थिर बनाती है, ये कथन भी सही है। यह पृथ्वी से विकिरणित ताप को रोकती है, ये भी कथन हमारा सही है, बस ये गलत हो गया, इसलिए हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कारक सूर्य तपती यानी कि इंसोलेशन में भिन्नता का कारण नहीं है? इंसोलेशन में भिन्नता का कारण नहीं, देखो हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है। अब हमारी पृथ्वी गोल है तो हमारी पृथ्वी पर क्या है, जो सूर्य की विकिरणें है ना, वो समान मात्रा में नहीं पड़ती है, ठीक है, कहीं पर ज्यादा पड़ती है, कहीं पर कम पड़ती है। तो इंसोलेशन जो है वो ज्यादा और कम पड़ता है। ऊपर से हमारी जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री अपनी ही एक्सिस पर टिल्टेड है, झुकी हुई है। तो इसकी वजह से हमें एक साल में भी जो है वो वेरियस जगहों पर हमें इंसोलेशन में वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भिन्नता क्यों है? दिन की अवधि की वजह से, वायुमंडल की पारदर्शिता की वजह से, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से, या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण की वजह से। देखो दिन की अवधि की वजह से इंसोलेशन में हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम पर कम इंसोलेशन आता है, दोपहर के टाइम ज्यादा इंसोलेशन आता है और शाम के टाइम पर कम इंसोलेशन हो जाता है। वायुमंडल की पारदर्शिता जो है वो भी इंसोलेशन में वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, अफेक्ट करती है, ठीक है। कैसे? जहां पर धूल धूल धुआं ज्यादा होगी वहां पर इंसोलेशन कम रिसीव होगा, और जहां पर क्लियर स्काई होगा, बादल नहीं होंगे, वहां पर इंसोलेशन ज्यादा रिसीव होगा, ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी का घूर्णन, ये भी इंसोलेशन को प्रभावित करता है। कैसे? दिन जहां पर दिन हो रहा है वहां पर तो इंसोलेशन मिलती है, लेकिन पृथ्वी जो है वो घूमती रहती है। तो जब पृथ्वी घूम करके दूसरी तरफ जाएगी तो दूसरा पार्ट जब आएगा, पृथ्वी का दूसरा फेस सूर्य के सामने आएगा, तो वहां पर इंसोलेशन गिरेगी, ना कि दिन वाले जग पार्ट पर। तो दिन वाले पार्ट पर वहां पर क्या हो जाएगा? रात हो जाएगी और वहां पर इंसोलेशन गिर जाएगी। तो पृथ्वी का घूर्णन भी प्रभावित करता है। लेकिन पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है ना, वो इंसोलेशन को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ देखो नहीं पूछा गया, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट, अधिकतम सूर्य तपती है, इंसोलेशन, मैक्सिमम इंसोलेशन आपको कहाँ पर प्राप्त होता है? हमारी पृथ्वी पर मैक्सिमम इंसोलेशन कहाँ पर प्राप्त होता है? देखो हमें पता है सूर्य जो है वो विषुवत रेखा पर वर्ष भर सीधा चमकता है, ये हमने पढ़ा है। लेकिन वर्ष भर सीधा चमकना ही वहां पर काफी नहीं है कि वहां पर इंसोलेशन मैक्सिमम मिलेगा। देखो विषुवत रेखीय प्रदेशों में
दोपहर 2 बजे बाद में वहां पर बादल बनना शुरू हो जाते हैं और 4 बजे से वहां पर बारिश होना शुरू हो जाती है। मतलब 2 बजे बाद में इंसोलेशन वहां पर मिलना बहुत कम हो जाता है। तो वहां पर हम ये नहीं कह सकते कि विषुवत रेखीय प्रदेशों में इंसोलेशन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। हम ये कहते हैं कि इंसोलेशन सबसे ज्यादा जहां पर देखने को मिलेगा जहां पर वर्ष के अधिकतर दिन जो है वो क्लियर स्काई हो, साफ आसमान हो, किसी भी तरह के कोई बादल ना हो, गर्मियां ज्यादा पड़ती हो, तापमान ज्यादा रहता हो, वहां पर इंसोलेशन ज्यादा मिलेगी। तो सब ट्रॉपिकल जो एरियाज होते हैं जहां पर बड़े बड़े मरुस्थल हमें देखने को मिलते हैं, जैसे अपना थार का रेगिस्तान है, बरसात बहुत कम होती है, इसलिए वर्ष के ज्यादातर जो दिन होते हैं थार के रेगिस्तान में या सब ट्रॉपिक्स में है, वो हमें पता है थार का रेगिस्तान सब ट्रॉपिक्स में है, तो वहां पर क्लाउड फॉर्मेशन बहुत कम होता है। इसलिए मोस्ट ऑफ केसेस में वर्ष के ज्यादातर दिनों में वहां पर क्लाउड्स फ्री रहता है, वहां का स्काई, वहां का आसमान क्लाउड फ्री रहता है, इसलिए वहां पर इंसोलेशन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ध्यान रखना, विषुवत रेखीय प्रदेशों में इंसोलेशन ज्यादा नहीं देखने को मिलती, जबकि उपोष्ण प्रदेशों में इंसोलेशन ज्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट, पूर्ण विकसित तड़ित मेघ, जिन्हें हम थंडरस्टॉर्म क्लाउड कहते हैं, जिन्हें हम टावरिंग क्लाउड भी कहते हैं, टावरिंग क्लाउड भी हम इन्हें कह देते हैं, बहुत बड़ा ऊंचा बहुत ऊंचा, इसकी जो लेंथ होती है ना, नीचे से ऊपर की तरफ वो बहुत ज्यादा होती है और इसमें बिजलियां चमकती है और गड़गड़ाहट होती है। तो इस तरह के जो क्लाउड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन क्लाउड्स को हम कहते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। इन क्लाउड्स को हम क्या कहते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है। देखो, टाइफून जो है वो दक्षिणी चीन सागर में कहा जाता है, दक्षिणी चीन सागर में चक्रवात को क्या कहा जाता है, टाइफून कहा जाता है। हरिकेन जो है वो उत्तरी अटलांटिक में कहा जाता है, उत्तरी अटलांटिक में कहा जाता है, या फिर मैं कहूँ मैक्सिको की खाड़ी में कहा जाता है, या फिर मैं कहूँ जो कैरेबियन आइलैंड्स हैं वहां पर कहा जाता है। ठीक है। विली विलीज जो है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कहा जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। टोर्नेडो एक तरह से हम कह सकते हैं, ये भी एक तरह से लो प्रेशर सिस्टम ही होता है, लेकिन ये जो है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की श्रेणी में नहीं आता है। टोर्नेडो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हवा का एक घेरा है, तेज चलती हुई हवा का, जो कि लो प्रेशर के राउंड घूमती रहती है। ठीक है। जब ये टोर्नेडो पानी पर आता है तो उसे वाटर स्पाउट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, वायुमंडल में जलवाष्प का मुख्य स्रोत क्या है। ज्वालामुखी है, नहीं। नदियां, नहीं। हिमनद, नहीं। महासागर एवं झीलें जो है वो वायुमंडल में जलवाष्प का मुख्य स्रोत कहलाते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हालांकि हिमनदों से भी बहुत, थोड़ा बहुत, ग्लेशियर से भी जलवाष्प होता है, नदियों से भी बहुत कम होता है, लेकिन महासागर एवं झीलें जो हैं जहाँ पर रुका हुआ पानी है जो अच्छी तरीके से गर्म हो पाता है, भाप बन पाता है, वही क्या है, जलवाष्प के मुख्य स्रोत कहलाते हैं। नेक्स्ट, कार्बन फुटप्रिंट से क्या अभिप्राय है, व्हाट इज मीन्ड बाय कार्बन फुटप्रिंट। वैश्विक तेल भंडार कार्बन फुटप्रिंट कहलाते हैं, नहीं। कार्बन युक्त मिट्टी पर फुटप्रिंट नहीं, ये भी नहीं कहता। किसी देश के पास उपलब्ध जीवाश्म ईंधन की मात्रा, ये कार्बन फुटप्रिंट नहीं कहलाता। ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा कितनी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस बाहर निकल रही है, उत्सर्जित हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे, कार्बन फुटप्रिंट कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, कार्बन फुटप्रिंट्स रेफर्स टू टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कॉज्ड बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। या तो डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा ह्यूमन, या फिर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व तो होगा ही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु परिवर्तन की शमन नीति, जिसे मिटिगेशन स्ट्रेटेजी हम कहते हैं, उसके अंतर्गत आती है। जलवायु परिवर्तन से जो प्रभाव हो रहा है उससे निपटने के लिए हम जो स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, उन स्ट्रेटेजियों में से आपको यहाँ पर ढूंढना है। कार्बन पृथक्करण, शहरीकरण का विस्तार, नहीं, शहरीकरण के विस्तार से तो क्लाइमेट चेंज होगा। बढ़ता औद्योगिकरण, नहीं, बढ़ते औद्योगिकरण से तो क्लाइमेट चेंज होगा। डिफोरेस्टेशन मतलब वनों की जब कटाई होगी तो जलवायु परिवर्तन होगा। तो सिंपल सी बात है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हमको करना पड़ेगा, कार्बन
सिक्वेस्ट्रेशन हमको करना पड़ेगा, तब जा करके कार्बन पृथक्करण करें जब हम करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि मिटिगेशन की एक स्ट्रेटजी में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मिटिगेशन स्ट्रेटजीज एम, मिटिगेशन स्ट्रेटजी क्या एम करती है? रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन। मिटिगेशन जो स्ट्रेटजीज होती है उनका लक्ष्य ये होता है कि एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं उनका कंसंट्रेशन कम करना है, तब ताकि जो जलवायु परिवर्तन है वो धीरे धीरे हो या न के बराबर हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन डायरेक्टली हेल्प्स इन रिड्यूसिंग CO2 लेवल। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो है वो CO2 का लेवल जो होता है एटमॉस्फेयर में उसको डायरेक्टली रिड्यूस करने का काम करता है। तो ये हमने देख ही लिया ऑप्शन, ऑप्शन लगा दिया था कि मैंने यहाँ पर, हाँ ऑप्शन नंबर ए लगा दिया। नेक्स्ट, विषुवत वृत्त के ऊपर ट्रोपोपोज में वायु तापमान के संबंध में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा कथन सही है? देखो विषुवत की जो ऊंचाई होती है, सॉरी, ट्रोपोस्फेयर की जो ऊंचाई होती है वो ध्रुवों पर अलग होती है। ध्रुवों पर ये होती है 8 किलोमीटर के आसपास, और विषुवत रेखा पर ये होती है 16 से 18 किलोमीटर के आसपास ये होती है। जब हम ट्रोपोपोज पर जाते हैं, ट्रोपोपोज अगर हम कहें तो ध्रुवों पर और विषुवत रेखा पर भी ट्रोपोपोज की ऊंचाई अलग अलग होगी। ट्रोपोपोज सिंपली हम ये बात कर लेते हैं कि 16 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर 2 किलोमीटर मोटी एक परत पाई जाती है जहां पर मीटेरोलॉजिकल इवेंट्स जो है वो रुक जाते हैं। मतलब ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल में जो भी घटनाएं होती है वो वहां पर पॉज हो जाती है, रुक जाती है। तो उस जगह को हम कहते हैं ट्रोपोपोज। वहां पर टेम्परेचर की बात की जा रही है कि वहां पर टेम्परेचर कितना होता है। हमें पता है जब हम 165 मीटर की हाइट पर जाते हैं तो वहां पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी कि 1000 मीटर पर हमें 6.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है वो कम होता हुआ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए जितनी ज्यादा ऊंचाई पर जाएंगे उतना ज्यादा यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा। तो इन दोनों में से ऊंचाई ज्यादा कहाँ पर देख रही है आप लोगों को? तो ऊंचाई ज्यादा हमें विषुवत रेखा पर देखने को मिलती है। तो सबसे कम टेम्परेचर भी यहीं पर हमें देखने को मिलेगा, सबसे कम टेम्परेचर भी हमें यहीं पर देखने को मिलेगा, क्योंकि टेम्परेचर और ज़्यादा कम हो गया, लेकिन यहाँ पर केवल 8 किलोमीटर की ऊंचाई है, इसलिए हमें यहाँ पर जो है टेम्परेचर कितना देखने को मिलेगा, विषुवत रेखीय ट्रोपोपोज की तुलना में वहां पर कम देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना, विषुवत वृत्त के ऊपर ट्रोपोपोज में वायु तापमान जो है वो -80 डिग्री होता है। विषुवत वृत्त के ऊपर ट्रोपोपोज में वायु तापमान कितना होता है? -80 डिग्री के आसपास होता है। और वहीं जब हम ध्रुवों की बात करें तो ट्रोपोपोज में कितना होता है? -45 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा नहीं है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है। चलिए पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिक आते हैं जबकि अरब सागर में कम आते हैं। बंगाल की खाड़ी विषुवत वृत्त के अधिक निकट है जबकि अरब सागर अपेक्षाकृत दूर है। बंगाल की खाड़ी में महासागरीय जलधाराओं का प्रवाह अधिक होता है जबकि अरब सागर में कम होता है। बंगाल की खाड़ी में नदियों द्वारा बड़ी मात्रा में ताजे जल का प्रवाह होता है जबकि अरब सागर में ताजे जल का प्रवाह अपेक्षाकृत कम होता है। ये स्टेटमेंट तो खत्म हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अरब सागर की अधिक लवणता का सही कारण बताता है? भाई साहब क्वेश्चन देखो कहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोगों को बताना है। देखो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बंगाल की खाड़ी में लवणता कम मिलेगी और अरब सागर में लवणता ज्यादा देखने को मिलेगी। तो और ये यही पूछ रहा है कि अरब सागर की जो लवणता है उसमें अधिक लवणता मिलती है बंगाल की खाड़ी में। तो अरब सागर में अधिक लवणता का सही कारण बताना है आपको। बंगाल की खाड़ी में नदियों द्वारा बड़ी मात्रा में ताजे जल का प्रवाह होता है जबकि अरब सागर में ताजे जल का प्रवाह अपेक्षाकृत कम होता है। यही कारण है इसका। तो कथन 4 जो है वो सही हो जाएगा हमारा, बाकी ये कथन इसके बारे में नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथन एक, केवल कथन क्या है? सही कारण बताना है। केवल कथन एक नहीं, दो, केवल कथन 4 जो है वो सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन है भाई साहब, टफ लेवल का क्वेश्चन था ये। पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलता है कि पहुंच क्या रहा है। चलिए
इसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं के संबंध में कौन सा युग्म सही रूप से सम्मिलित नहीं है? मतलब आपको गलत बताना है। 3 तो सही सुमेलित है और 1 गलत है। देखो, हम्बोल्ट या पेरू की जो धारा है वो एक ठंडी धारा है, और ये जो धारा आपको देखने को मिलती है वो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारों के साथ मिलती है, मतलब ये प्रशांत महासागर में मिलती है। सही बात है। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम जो धारा है वो गर्म धारा है, अटलांटिक महासागर में आपको देखने को मिलेगी। सही बात है। फोकलैंड धारा आपको हिंद महासागर में तो नहीं। फोकलैंड जो धारा है वो ठंडी धारा है, पहली बात तो ये। और फोकलैंड ठंडी धारा जो आपको देखने को मिलेगी वो दक्षिणी अटलांटिक में आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पर देखने को मिलेगी? दक्षिणी अटलांटिक में आपको ये देखने को मिलेगी। तो हमारा तो यहीं पर राइट हो गया, आंसर सी सही है। ठीक है। अगुल धारा हिंद महासागर में मिलेगी आपको। नेक्स्ट देखिए, लुप्त प्राय प्रजातियों की को किस सूची में सूचीबद्ध किया जाता है? इंडेंजर्ड स्पीसीज की बात की जा रही है। इंडेंजर्ड स्पीसीज को कौन सी लिस्ट में लिस्टेड किया जाता है? तो हमें पता है IUCN जो है वो रेड डेटा लिस्ट जारी करता है। रेड डेटा लिस्ट जारी करता है। रेड डेटा लिस्ट जारी करता है, उसमें हम ये देखते हैं कि इंडेंजर्ड स्पीसीज को स्थान दिया जाता है। तो यहाँ पर रेड लिस्ट हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट, IUCN की फुल फॉर्म बता दीजिए आप लोग। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड्स की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? कोरमंडी नहीं, आर्थर होम नहीं, रेमंड लिंडमैन। लिंडमैन ने जो है वो 10% एनर्जी का रूल दिया था। मतलब जब जहाँ 100% है एनर्जी, जैसे मान लो कि ये घास है, इस घास में 100% एनर्जी है, जब इसको बकरी खाएगी तो इसका जो 90% तो है वो तो वायुमंडल में चला जाएगा, और इससे 10% जो है वो एनर्जी ट्रांसफर होगी किसमें? बकरी में। ठीक है। और फिर बकरी का 10% किस में जाएगा? बकरी को खाने वाला, जैसे मान लो बकरी को भेड़िया खा गया, तो भेड़िया में इस 10 का 10% जाएगा। 10 का 10% होता है 1। ऐसे तो ये लिंडमैन ने जो है ये एनर्जी सप्लाई जो है, एनर्जी ट्रांसफर का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था, ना कि इकोलॉजिकल पिरामिड। और इकोलॉजिकल पिरामिड का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो चार्ल्स एल्टन ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों की स्थापना की गई? देखो, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों में जो है वो वन्य जीवों को संरक्षित किया जाता है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो वहीं पर होगा जहां पर वन्य जीव लिखा होगा। देखो, वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 में हुआ, और इससे पहले जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था उसमें राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये ध्यान रख लेना, राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आई थी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 में आया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है? नॉट अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सुंडालैंड एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है। ईस्टर्न घाट नहीं, वेस्टर्न घाट आता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में, और हिमालय एरिया आता है। ये ईस्टर्न जो घाट है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में नहीं आता, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भारत पाकिस्तान सीमा, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसके संबंध में आपको एक सत्य कथन बताना है। चलो देखते हैं। यह है एक कृत्रिम सीमा है, सही बात है। यह है एक अध्यारोपित सीमा है, यस। नेचुरल सीमा नहीं है, कृत्रिम सीमा नहीं है, सुपर इम्पोज की गई है दोनों तरफ के लोगों पर। इसे रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है, सही बात है। यह मरुस्थलीय प्रदेश द्वारा एक प्राकृतिक सीमा बनाती है, नहीं। तो इसका जो असत्य कथन है वो ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट देखिए,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं इसको, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। चलो देख लीजिए, पहले कथन पढ़ लीजिए इसके बारे में आप लोग। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है के निर्माण के संबंध में, भाई साहब अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जिसके निर्माण के संबंध की बात की जा रही है। कैसे हुआ? देखो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है भारतीय प्लेट और बर्मा प्लेट की अभिसरण सीमा पर स्थित है। एकदम करेक्ट बात है। इनका निर्माण महासागरीय प्लेटों के अभिसरण एवं उत्थान से हुआ है। ये बात सही है क्या? चलिए देखते हैं। ये ज्वालामुखी द्वीप नहीं है। ये ज्वालामुखी द्वीप नहीं है। हाँ, ये ज्वालामुखी द्वीप नहीं है, ये कथन सही है। इनकी उत्पत्ति का मुख्य कारण प्लेट अभिसरण है। सही बात है। इनका निर्माण महासागरीय प्लेटों के अभिसरण उत्थान से हुआ है। एकदम ये बात सही लग रही है इसकी मुझे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 30वें का। चलिए 31 देखते हैं। चलिए 31 है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख बंदरगाह है? चेन्नई नहीं, आगे और एक क्वेश्चन। जो पश्चिमी तट पर स्थित है। भाई साहब, भारत के बंदरगाह तो चारों हैं, लेकिन पश्चिमी तट पर स्थित कौन सा? देखो, चेन्नई जो है वो पूर्वी तट पर है, तो ये नहीं होगा। मुंबई जो है वो पश्चिमी तट पर है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा पहले हमारा। कोलकाता पश्चिमी तट पर नहीं है, पूर्वी तट पर ये नहीं होगा। विशाखापत्तनम पूर्वी तट पर ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। जल प्रबंधन वाटर मैनेजमेंट के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाटर मैनेजमेंट की बात की जा रही है यहाँ पर। उद्देश्यों के संबंध में, वाटर मैनेजमेंट के उद्देश्यों के संबंध में आपको कथन दिए जा रहे हैं। देखो, इसमें क्या किया जाता है? वर्षा के जल को संग्रहित कर भूमिगत जल एवं जलाशयों में संरक्षित किया जाता है। सही बात है। सूखा एवं जल संकट वाले क्षेत्रों में जल उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। सही बात है। जल संसाधनों का सतत एवं कुशल उपयोग करना इसमें होता है। सही बात है। केवल औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना इसका उद्देश्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ये डी हमारा सही गलत हो जाएगा। मतलब ए, बी और सी जो है वो हमारे सही कथन है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? कौन सा कथन जल प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है? तो जल प्रबंधन का उद्देश्य भाई डी नहीं है, बाकी ये तीनों तो है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अमरकंटक पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं सही है? सही है। अमरकंटक पठार के बारे में कौन सा कथन सही है? यह भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है। नहीं, पहला भाग तो यही गलत होगी। समांतर जल निकास का उदाहरण, समांतर जल निकास का उदाहरण भी नहीं है। यह मध्य भारत में स्थित है। सही बात है। एक उच्च स्थल है। सही बात है। और यह रेडियल निकास का उदाहरण। सही बात है। रेडियल का मतलब एक केंद्र से चारों तरफ नदियों का निकास होना। तो ये सही है। तो ये सही कथन ही पूछा गया, तो हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इससे निकलने वाली सभी नदियां केवल पूर्व दिशा में बहती है? नहीं, पश्चिम दिशा में भी आती है नर्मदा नदी, तो इससे गलत है। यह केवल नर्मदा नदी का उद्गम स्थल नहीं, नर्मदा का भी है, सोन का भी है। ठीक है। इसके अलावा और किसका है? महानदी का भी है। तो ये डी भी गलत हो जाएगा। तो सी हमारा सही राइट आंसर हो गया है। तिब्बत के पठार के गर्म होने का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? भारतीय मानसून आ जाता है भाई साहब। इसका मानसून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है भाई। यह मानसून को रोक देता है? नहीं, ये मानसून को गति देता है। यह उच्च दाब का क्षेत्र होता है? नहीं, ये निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यह निम्न दाब क्षेत्र होता है जो मानसूनी पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून यानी कि यहाँ से इधर की तरफ, तो ये उत्तर पूर्वी मानसून हो गया, जिसे हम लौटता हुआ मानसून कहते हैं। और लौटते हुए मानसून की दिशा क्या होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्व से कैसी होती है? दक्षिण पश्चिम होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत में रेड पांडा कहाँ पाया जाता है? वेयर इज द रेड पांडा फाउंड इन इंडिया?
वेयर इज द रेड पांडा फाउंड इन इंडिया? पश्चिमी घाट में तो नहीं मिलता, कच्छ के रण में नहीं मिलता, पश्चिमी मरुस्थल में नहीं मिलता है, हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में रेड पांडा देखने को मिल सकता है आपको। नेक्स्ट, पौधों एवं जानवरों के वितरण डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित करता है? भूभाग, मिट्टी एवं जलवायु, ये प्रभावित करता है भाई। जनसंख्या नहीं, जनसंख्या संस्कृति नहीं, भाषा कैसे प्रभावित करेगी? जनसंख्या प्रभावित कर सकती है लेकिन संस्कृति और भाषा नहीं। जनजातीय परंपराएं एवं कृषि व्यवस्थाएं नहीं, ये वितरण को प्रभावित नहीं करेगी। सरकारी नीतियां नहीं, एवं साक्षरता नहीं। तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित करने वाला कारक है वो भौतिक कारक होते हैं। कोई भी जीव जंतु या पौधे की प्रजाति की अगर मैं बात करूं तो वो सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होती है? किसी भी क्षेत्र की भौतिक विशेषताओं से। तापमान, आर्द्रता, मृदा, जलवायु, उच्चावच, इनसे प्रभावित होती है। तो राइट आंसर हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, शेल्टर बेल्ट्स या शरण मेखला, शेल्टर बेल्ट्स का उपयोग किस प्रकार के अपरदन को रोकने के लिए किया जाता है? पेड़ लगाए जाते हैं, एक ग्रीन पट्टी लगा दी जाती है। पेड़ किसको रोकते हैं? हवा को रोकते हैं इधर से। ये भाई जैसे मान लो इधर से अपरदन होकर के यहाँ आ रहा है, या जड़ें जो है वो मिट्टी को रोक लेती हैं, तो पवन अपरदन को रोकने के लिए शेल्टर बेल्ट्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय मृदा पर मानवीय गतिविधियों का सबसे गंभीर प्रभाव क्या है? सबसे गंभीर प्रभाव किस पर? भारतीय मृदा पर मानवीय गतिविधियों। मृदा की उर्वरता में वृद्धि हो जाती है, नहीं कमी हो जाती है, तो ये तो नहीं है। मृदा अपरदन एवं क्षरण होता है, मृदा अपरदन एवं क्षरण, हाँ ये होता है। जल धारण क्षमता में वृद्धि हो जाती है, नहीं कम हो जाती, कमी। मृदा के रंग में स्वतः परिवर्तन हो जाता है, नहीं, मृदा का रंग ही उड़ जाता है बेचारी। मृदा अपरदन एवं क्षरण जो है वो भारतीय मृदा पर मानवीय गतिविधियों का सबसे गंभीर प्रभाव है। इसे हम किसान की रेंगती हुई मृत्यु भी कह देते हैं। डिग्रेडेशन मतलब मृदा जो अपने गुण होती है ना, उनको खो देती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में बाढ़ संभावित क्षेत्र में शामिल नहीं है? नॉट ए फ्लड प्रोन एरिया इन इंडिया। देखो, ब्रह्मपुत्र घाटी इज ए फ्लड प्रोन एरिया इन इंडिया, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि हमें नोट बताना है। गंगा मैदान में फ्लड आता है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में फ्लड नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाए। पंजाब एवं हरियाणा के कुछ भागों में फ्लड आता है, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, जीआईएस में टीआईएन, जिसे हम कहते हैं ट्रायंगुलेटेड इर्रेगुलर नेटवर्क मॉडल, ट्रायंगुलेटेड इर्रेगुलर नेटवर्क मॉडल के उपयोग के संबंध में, उपयोग का संबंध, टिन का उपयोग के संबंध में कथनों पर कौन सा कथन सही है? टिन मॉडल का उपयोग मुख्यतः त्रिआयामी 3D जो सरफेस होती है, जैसे कि हाइट, स्लोप एंड भू आकृतिक जो सतह होती है, उनको दर्शाने के लिए किया जाता है। एकदम करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर, पहले ही कथन हमारा सही हो गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ, टिन एक वेक्टर बेस्ड सरफेस मॉडल है, अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, टिन क्या है? लाइट की, टिन एक वेक्टर बेस्ड सरफेस मॉडल है जिसका प्रयोग जीआईएस में एलिवेशन, रिलीफ, स्लोप और टेरेन एनालिसिस के लिए किया जाता है। यह असमान दूरी पर स्थित बिंदुओं को त्रिभुजों के माध्यम से जोड़कर वास्तविक भू सतह का सटीक निरूपण करता है। ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना, टिन क्या है? एक तरह से रास्टर या वेक्टर है, वेक्टर बेस्ड सरफेस मॉडल है। ओके, टिन एक वेक्टर बेस्ड सरफेस मॉडल है। नेक्स्ट, आरेखीय निरूपण, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन सांख्यिकीय आंकड़ों को किस प्रकार अधिक प्रभावी बनाता है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मतलब हमारे पास बहुत सारा डेटा है, अब उस डेटा से रिलेटेड हमने क्या कर दिया? एक डायग्राम बना दिया। तो ये बात कही गई है, एक चित्र जो है वो हजारों सूचनाओं को अपने अंदर समेटे हुए रहता है। मतलब ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो डेटा को इजीली अंडरस्टैंडिंग और विजुअल कंपेरेबल बना देता है। डायग्राम से हम तुलना अच्छी तरीके से कर सकते हैं,
देख करके हम अच्छी तरीके से पता लगा सकते हैं, और जो डेटा होता है ना उसको ईज़ी कर देता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रवाह मानचित्र यानी कि फ्लो डायग्राम बनाने के लिए किस प्रकार के डेटा की आवश्यकता होती है? देखो, फ्लो डायग्राम में हमें क्वांटिटी दिखानी पड़ती है, और जो डायरेक्शन जो है कि किस दिशा में किस तरह के, जैसे मान लो यहाँ से हम भारत से अमेरिका के साथ व्यापार करें, तो हमारा जो डायरेक्शन होगा वो पश्चिम की तरफ होगा, ठीक है। और उस क्वांटिटी को भी हम दिखाएंगे, मात्रा को भी हम दिखाएंगे कि किस डायरेक्शन में कितनी मात्रा में हम व्यापार कर रहे हैं या प्रवासन हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मात्रा एवं दिशा को दर्शाने वाला मात्रात्मक डेटा चाहिए, ठीक है। किस तरह के डेटा की आवश्यकता होती है? इस तरह के डेटा की आवश्यकता होती है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर डैम जल भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा सबसे बड़ा बांध है? ध्यान रखना, सबसे बड़ा जो जल भराव क्षमता की दृष्टि से अगर हम बात करें तो वह है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में। कब बनाया गया था राणा प्रताप सागर? 1970 में बनाया गया था ये परियोजना, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जल विद्युत क्षमता कितनी है? शायद 172 है, 172 मेगावाट, पता नहीं, इसके बारे में कंफर्म नहीं पता मुझे, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसके अलावा अगर हम बात करें माही बजाज सागर की, तो ये दूसरा सबसे बड़ा बांध है, ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी की टर्म्स है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया, ये पहले नंबर पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पचपदरा रिफाइनरी किस संयुक्त उद्यम का परिणाम है? राजस्थान सरकार और ओएनजीसी, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस, नहीं ये तो नेचुरल गैस की बात है। राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हाँ, ये सही है। तो बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 46, सीमेंट उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल चूना पत्थर एवं जिप्सम राजस्थान के किन जिलों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? भाई जिप्सम और चूना नागौर चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए सीमेंट वहां पर सबसे ज्यादा उत्पादित की जाती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा सीमेंट उत्पादित की जाती है चित्तौड़गढ़ में। और दूसरे नंबर पर आता है नागौर। नागौर का गोटन नागौर प्रसिद्ध है, गोटन नागौर व्हाइट सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है भाई साहब। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 47, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब अपनाई गई थी, कब घोषित की गई थी? 1948 में। हाँ, 1948 में भारत की प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई थी, ध्यान रखना। नेक्स्ट, आधुनिक संदर्भ में सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या अर्थ है? केवल आर्थिक नहीं, केवल नहीं, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम दोहन नहीं भाई, पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना विकास ही क्या कहलाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। नेक्स्ट, वर्तमान में मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों का गारंटीड रोजगार प्रदान किया जाता है? भाई साहब ये क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा डाउटफुल क्वेश्चन होगा, क्योंकि कुछ लोग इसका आंसर करके आएंगे 100, कुछ लोग इसका आंसर करके आएंगे 125, कुछ लोग इसका आंसर करके आएंगे 150। वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो 125 दिनों का रोजगार दिया जाता है, ठीक है। विशेष परिस्थितियों में 150 दिन का रोजगार भी दिया जाता है। शुरुआती दौर में ये भी दिया जाता था, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा वो 125 दिन होगा, ठीक है। 125 दिन राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना मनरेगा के बारे में थोड़ा सा आप और डिटेल में पढ़ लेना, अगर मैं गलत हूं तो कृपया मुझको सही करें कमेंट में आकर के। प्रादेशिक असंतुलन, रीजनल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए किस प्रकार की नीति अपनाई जाती है? विकेंद्रीकरण नीति, डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिसी, पॉपुलेशन कंट्रोल, या सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी, या ओनली इंडस्ट्रियलाइजेशन? ओनली इंडस्ट्रियलाइजेशन तो नहीं होगा भाई साहब रीजनल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए। जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है, लेकिन इम्बैलेंस को दूर करने के लिए केंद्रीकरण नहीं, सेंट्रलाइजेशन नहीं, डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिसी अपनानी पड़ती है, ठीक है। तब जाकर के रीजनल इम्बैलेंस जो है वो दूर होता है, बैलेंस में आते हैं चीजें।
ऐसा नहीं सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी एक जगह ही आपने सब कुछ कर दिया, अलग अलग जगह पर आपको सब कुछ करना पड़ेगा ताकि सारे क्षेत्र जो है एक साथ आ सके। नेक्स्ट, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत जनजातीय जनसंख्या है? ट्राइबल पॉपुलेशन 8.61। ए राइट आंसर हो जाएगा। टाइम देता हूं मैं आपको अब थोड़ा सा। भारत में मरु विकास कार्यक्रम, ये क्या हो गया जिससे यार, ये गड़बड़। हम्म, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया था? 1977-78 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारी उद्योग या हैवी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है? हैवी इंडस्ट्री का देखो, खिलौना बनाना नहीं, मोमबत्ती बनाना नहीं, जहाज निर्माण हैवी इंडस्ट्री है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति का कारक नहीं है? ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। जलापूर्ति होनी चाहिए ताकि नमी बनी रहे और धागा कम से कम टूटे। आर्द्रता होनी चाहिए, कम से कम टूटे। लेबर होनी चाहिए, शहरी क्षेत्र हो चाहे ना हो, कोई जरूरी नहीं। डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये मार्केट की श्रेणी में आ जाता है। किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? चलो बताओ, इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। क्लोक निकालता हूँ एक बार तो टाइम दे करके फिर। धान का कटोरा पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। धान का कटोरा जो है वो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 56। 15 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम, पहली बात तो देखो कहाँ पर स्टार्ट की गई थी? ये गंगानगर में। गंगानगर का क्षेत्र कौन सा था? अनूपगढ़ था या सूरतगढ़ था? कमेंट करके बताइए एक बार। कमेंट नहीं करते यार आप लोग। किसानों को ऋण उपलब्ध करवाना नहीं, केवल मृदा अपरदन रोकना नहीं, किसानों को मुफ्त ब्याज नहीं, मृदा की उर्वरता जांच करके उचित पोषक तत्वों की सुझाव देना इसका उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? गुजरात, हाँ गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में कौन सा है? कमेंट करके बताइए। राजस्थान में कौन सा है? सबको पता है, कमेंट करके बताइए। महाराष्ट्र में कौन सा है? सबको बताइए। महाराष्ट्र वाला तो सबसे पहला है, तारापुर शायद। राजस्थान वाला ही पता है, कर्नाटक वाला ये विकल्प कौन सा है? नेक्स्ट, 10 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को। ये रहा 10 सेकंड, शुरू हो गया टाइम। 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। 10 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं। उत्तर करते हैं इसका। अब्रक के सर्वाधिक, सर्वाधिक नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर यहाँ लिखना सर्वाधिक, ये ऐसे लिखा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। सर्वाधिक भंडार मुख्यतः किस राज्य में पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अजैविक संसाधनों, एबायोटिक रिसोर्सेज को सही रूप में परिभाषित करता है? रिसोर्सेज रिलेटेड ओनली टू लिविंग कंपोनेंट्स, नहीं, ये तो जैविक घटक हो गए।
जैविक संसाधनों को सही रूप से प्रभावित नहीं। जड़ एवं निर्जीव घटकों से संबंधित संसाधन जैसे खनिज, भूमि, जल एवं पवन आदि। यस, ये सही बात है। निर्जीव से संबंधित है अजैविक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 10 सेकंड का समय दिया जाता है। ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय सबको पता है कहाँ है? देहरादून। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी का मुख्यालय सबको पता है कहाँ है? जोधपुर। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें अम्लीय वर्षा के प्रति अधिक संवेदनशील होती है? शायद ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। आग्नेय व अवसादी चट्टानें नहीं, रूपांतरित नहीं। चूना पत्थर की चट्टानें सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है? मरकेली नहीं, मरकेली से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता। रिडेक्टर। रिडेक्टर पता नहीं क्या है ये रिएक्टर आप इसे कर सकते हो। रिक्टर। रिक्टर भूकंप का परिमाण। भूकंप का परिमाण हम कह सकते हैं। परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। डॉब्सन। डॉब्सन जो यूनिट है वो उससे मापी जाती है ओजोन कंसंट्रेशन। और डेसिबल से ध्वनि। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। मौसम की सटीक एवं विश्वसनीय जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? सोशल मीडिया से। व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया भाई साहब, फेसबुक पे मैसेज आ गया कि हाँ मौसम की जानकारी नहीं। व्हाट्सएप पर मैसेज आता है उससे नहीं। रेडियो। रेडियो को कहाँ से मिलती है? रेडियो पर भी तो कोई बोलेगा ही ना। तो उपग्रह सैटेलाइट इमेजेस से। हाँ, सैटेलाइट इमेजेस से हमें मौसम की जानकारी पता चल जाती है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 65। अंतरराष्ट्रीय व्यापार जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड सांस्कृतिक आदान प्रदान को किस प्रकार बढ़ावा देता है? इसका सांस्कृतिक आदान प्रदान से कोई संबंध नहीं होता। नहीं, सांस्कृतिक आदान प्रदान तो होता है भाई। यह केवल वस्तुओं का आदान प्रदान करता है? नहीं, संस्कृति का आदान प्रदान होता है। यहाँ से लोगों के विचार, उनकी जीवन शैली, संस्कृति को, संपर्क को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। समझ पर आधारित प्रश्न है ये, फैक्चुअल क्वेश्चन है। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? 10 सेकंड का समय दिया जाता है आपको। खत्म। 1 जनवरी 1995। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी है या 1 जुलाई? कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश साफ्टा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या एसोसिएशन का सदस्य नहीं है? अफगानिस्तान है, मालदीव है, भारत है, चाइना नहीं। चाइना नहीं है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूयॉर्क के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम क्या है? केम्पेगोड़ा हवाई अड्डा। कमेंट करके बताइए कहाँ है। जॉन एफ कैनेडी हवाई अड्डा एकदम करेक्ट। बी राइट आंसर हो जाएगा। जॉन एफ कैनेडी वहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते थे कोई टाइम पर यूएसए के। और न्यूयॉर्क के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम जॉन एफ कैनेडी। चंगेज खान हवाई अड्डा कहाँ पर है? शायद ये है ही नहीं मेरे हिसाब से। किंग शाका हवाई अड्डा ये कहाँ है? मैं देख के बताऊँ एक बार। केम्पेगोड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? ये शायद नेपाल या भूटान में होना चाहिए केम्पेगोड़ा। चलो मैं बताता हूँ देख करके आपको। केम्पेगोड़ा। केम्पेगोड़ा एयरपोर्ट। केम्पेगोड़ा एयरपोर्ट इंटरनेशनल। ये क्या लिखा हुआ है? केम्पेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बीएलआर इज बेंगलुरु's मेन एयरपोर्ट लोकेटेड इन देवनहल्ली अबाउट 40 किलोमीटर सिटी सेंटर ऑफ इंडिया। केम्पेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
लोकेशन बेंगलुरु, रूरल डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, इंडिया। भाई साहब केम्पेगौड़ा तो इंडिया में ही है, ये भारत में है, कर्नाटक में, बेंगलुरु में आसपास। ठीक है। किंग शाका कहाँ है? ये किंग शाका देखने दो एक बार, क्या ये भी है क्या? किंग शाका एयरपोर्ट, किंग शाका एयरपोर्ट, किंग शाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे हम IATA कहते हैं, इज द मेन एयरपोर्ट सर्विंग डरबन, साउथ अफ्रीका। डरबन में है, साउथ अफ्रीका में। ला मर्सी, क्वाजुलू नेटाल, साउथ अफ्रीका। तो हाँ, ये साउथ अफ्रीका में है, ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट चीज है। चंगेज खान तो है ही नहीं मेरे हिसाब से, कहीं पर नहीं है ये। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में परिवहन लागत का क्या महत्व है? 10 सेकंड का समय आप लोगों के पास। खत्म टाइम। इसका कोई महत्व नहीं है तो होता है भाई महत्व। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में परिवहन का महत्व होता है, ये वस्तुओं की अंतिम कीमत को प्रभावित करता है। जैसे मान लो कोई चीज है 500 रुपए की उत्पादित हो रही है, ठीक है, और 500 रुपए की उत्पादित होती है ये जयपुर में। अब इसको जाना है भीलवाड़ा। कहाँ जाना है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा ले जाने में इसको लग गए 700 रुपए। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो इसके अंदर जुड़ जाएगी, 7 और 5 12 हो जाएंगे, तो इसकी जो प्राइस होगी वो 1200 रुपये हो जाएगी। तो भाई साहब इसकी अंतिम कीमत को ये प्रभावित करता है परिवहन, क्योंकि परिवहन जो फ्रेट रेट होता है ना, वो भी उस चीज के अंदर जोड़ दी जाती है, तब तब जाकर के उसकी प्रॉफिट हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है। और 1200 की नहीं, यहाँ पर 100 रुपये प्रॉफिट भी कमाए तो ये 1300 रुपये की हो जाएगी। अंतिम, अगर मैं बात करूं, अंतिम जो कीमत है वो परिवहन के द्वारा ही निर्धारित होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। चलिए, भारतीय रेल जाल इंडियन रेलवेज के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह केवल यात्री परिवहन में से आएगा? नहीं, मालवाहन भी है। केवल माल परिवहन नहीं, यात्री भी है। यह माल एवं यात्री परिवहन के साथ आर्थिक विकास में योगदान देता है। सही बात है भाई, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 10 सेकंड का समय है आपके पास। BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, एंड KPO, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, किस प्रकार के क्रियाकलापों से संबंधित है? ये तो बताना ही है कि किस प्रकार के क्रियाकलापों से संबंधित है, और इनमें ये भी बताना है कि हाई पेड हाई पेड आउटसोर्सिंग कौन सी है, हाई पेड आउटसोर्सिंग कौन सी है, ज्यादा वैल्यू कौन सी सोर्सिंग की है, BPO की है या KPO की है? आप ये तो कमेंट करके बताना। इसको तृतीयक एवं चतुर्थक में शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण नहीं है? व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन, संचार, कृषि। कृषि नहीं है, कृषि प्राथमिक में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण नहीं है? चीनी उद्योग गन्ना से बनता है तो ये है। वनस्पति तेल उद्योग ये भी है। जूट उद्योग ये भी है। सीमेंट उद्योग नहीं। ऑप्शन नंबर डी सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका का ग्रेट लेक्स किस प्रकार की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? बताओ, 20 सेकंड का समय आपके पास है इस क्वेश्चन को करने के लिए, सोच समझ करके बताना। टाइम खत्म। रोपण कृषि ये उष्ण कटिबंध में की जाती है, यानी कि मध्य अमेरिकी और मेक्सिको वाले देशों में की जाती है, तो ये तो नहीं होगा। कैरिबियन आइलैंड्स में की जाती है। भूमध्य सागरीय कृषि ये ग्रेट लेक्स में नहीं की जाती है, दक्षिणी चिली, मध्य चिली में या दक्षिणी चिली में की जाती है। साउथ नहीं नहीं नहीं, कैलिफोर्निया, साउथ कैलिफोर्निया शायद, ये भी नहीं आएगा। गहन निर्वाह कृषि तो अपने इंडिया में की जाती है। तो ग्रेट लेक्स में क्या की जाती है? डेयरी कृषि की जाती है।
डेयरी फार्मिंग की जाती है। यहाँ से इसके पास में जैसे मान लो ये मैंने अमेरिका बना दिया, ये अमेरिका यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर है ग्रेट लेक्स और यहाँ पर है सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड रीजन, तो यहाँ से डेयरी फार्मिंग की जाती है और यहाँ पर सप्लाई की जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विश्व की सबसे पुरानी शहरी सभ्यता के प्रमाण मिले? मेसोपोटामिया में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भारत में एक विकासशील देश के रूप में शहरीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ा? 10 सेकंड का समय है, 20 सेकंड, चलो 20 सेकंड समय देते हैं। यह दर बहुत धीमी रही, यह तीव्र रही, लेकिन प्राय अव्यवस्थित अनप्लान्ड। ये तो सही है भाई। देखो, दर धीमी तो नहीं है, बहुत तेज गति से भारत जैसे विकासशील देश है वो बहुत शहरीकरण की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बैलेंस्ड नहीं है, प्लान नहीं है, अनप्लान्ड सिटीज डेवलप हो रही है हमारे यहाँ पर। कचरा भरा पड़ा है भाई साहब, कुछ भी कहो, हर कोने में, शहर के लगभग हर कोने में कचरा भरा पड़ा है। आप कहीं पर भी जा करके देख लो, कहीं पर कोई दीवारों पर पेशाब कर रहा है, कहीं पर कोई पीक थूक रहा है, गलियां छोटी छोटी हैं, ट्रैफिक कंजेशन कंजेशन ज्यादा, बहुत ज्यादा है। मतलब सिटीज जो है वो अनप्लान्ड सिटीज ज्यादा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 77, भारत में छावनी नगर कैंटोनमेंट टाउन का एक उदाहरण कौन सा है? पिछली बार भी हमने पढ़ा था शायद, अंबाला है, नहीं, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में महिला सशक्तिकरण, वुमन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है, वुमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है भाई। मानव विकास को कैसे प्रभावित कर सकता है? केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर नहीं, बेरोजगारी बढ़ाकर नहीं, शिक्षा के स्तर को कम करके नहीं, लिंग समानता स्थापित कर मानव क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करके। सही बात है। आज भी अगर हम देखें तो पुरुष ज्यादा कमाते हैं, महिलाएं, ज्यादातर महिलाएं वो घर पर बैठ करके घर ही संभालती है, इकोनॉमी में उनका बहुत कम योगदान है, हालांकि फैमिली संभालती है, रिस्पेक्ट है इस बात को लेकर के। लेकिन जब तक ये लिंग समानता नहीं होगी, जितने पुरुष काम कर रहे हैं उतनी स्त्रियां ही जब तक काम नहीं करेगी, तब तक आप ये समझ सकते हो कि मानव क्षमताओं का पूर्ण तरीके से हम उपयोग नहीं कर रहे हैं और हमारे देश का विकास पूर्ण तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि महिलाएं भी किसी देश की जनसंख्या का एक भाग होती है, वो अलग नहीं होती है। तो उनको साथ रखना, उनको साथ लेकर के चलना, उनको उतनी ही अपॉर्चुनिटीज देना जितने पुरुषों को मिली गई है। अगर उतनी क्षमताओं से वो काम करेगी तो देश जो है वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब। महिला सशक्तिकरण में लिंग समानता होना बहुत जरूरी है ताकि मानव क्षमताओं का पूर्ण उपयोग हो सके। मध्यवर्ती बाधा, इंटरवेनिंग ऑब्स्टिकल्स से क्या अभिप्राय है? यहाँ से मुझे यहाँ जाना है, जयपुर से नहीं, जयपुर से नहीं, हम्म, मेरा गांव है जैसे मान लो साईवाड़ है, या जिसे आप लोग कहते हो सेवर की पहाड़ियां। सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? साबी नदी निकलती है। तो सेवर से मुझे मान लो दिल्ली जाना है प्रवास करके, लेकिन मेरे पास जयपुर ऑप्शन है एक, जो सुविधाएं मुझे यहाँ पर मिल रही है वो सुविधाएं मुझे यहाँ पर मिल रही है। तो इसे तो हम कहेंगे इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटीज, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटीज। मतलब जो सुविधाएं यहाँ पर मिल रही थी वो सुविधाएं मुझे यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर बस किराया ज्यादा है, यहाँ का कम है, तो ये अपॉर्चुनिटी है मेरे पास जयपुर। लेकिन अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है और मेरे पास कई तरह की बाधाएं आ गई, जैसे सोशल बाधाएं आ गई, छोरा काय कर लो जार तू, एक लो जार का ही कर लो, भौतिक बाधाएं हो गई। ये कोई जैसे कोई प्राचीन काल की अगर मैं बात करूं तो परिवहन व्यवस्थाएं इतनी नहीं थी, तो इंटरवेनिंग ऑब्स्टेकल क्या था? डिस्टेंस, दूरी बहुत बड़ा इंटरवेनिंग ऑब्स्टेकल था, लोग दूर तक प्रवास नहीं कर पाते थे। ठीक है। इसके अलावा सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं, एजुकेशन कारण हो सकते हैं, इसके अलावा सेक्स हो सकता है कि अगर महिला है तो नहीं जा पाएगी, अगर पुरुष है तो वो जा सकता है। ठीक है, तो ये है।
तो सिंपल सी बात है, वे कारक जो प्रवास को कठिन बनाते हैं या उसको अवरुद्ध कर देते हैं, जैसे भौतिक व सामाजिक बाधाएं, तो वो क्या कहलाते हैं? इंटरवेनिंग ऑब्स्टेकल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात, हाईएस्ट सेक्स रेशियो, किस देश में दर्ज किया गया है? सबको पता है भाई, रील्स देखते होंगे तो वहां पर से आपको सबको पता है कि लाटवियन जो कंट्रीज, लाटविया जो है, वहां पर सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण क्षेत्रों की प्रमुख विशेषता है? 10 सेकंड का समय है आपके पास। द्वितीय एवं तृतीय गतिविधियां बहुत कम होती है। प्रमुख विशेषता बतानी है। प्राथमिक गतिविधियों की प्रधानता, सही बात है। उच्च जनसंख्या घनत्व नहीं होता, निम्न जनसंख्या घनत्व होता है। उच्च साक्षरता नहीं होती, निम्न साक्षरता होती है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से 10 सेकंड का समय दिया जाता है। जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की गई थी। टाइम अप। इसमें थी या इसमें थी? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कितना परसेंट थी? कमेंट करके बताओ। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर लगभग कितनी थी? 74.4%, 04%। क्वेश्चन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एस्किमो जनजाति के संदर्भ में कयाक से आप क्या समझते हैं? 10 सेकंड का समय है। शिकार का एक भाला होता है कयाक, शिकार का एक भाला, शायद उसे हारपून कहते हैं, पता नहीं। एक प्रकार की नाव होती है भाई कयाक, एक प्रकार की नाव होती है कयाक। जूते का जो प्रकार होता है उसे क्या कहते हैं? कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट, मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ। एस्किमोज घर बनाते हैं, एक तो घर होते हैं ग्रीष्मकालीन और एक होते हैं शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन घर को क्या कहते हैं? शीतकालीन या बसंतकालीन को क्या कहते हैं? सॉरी, शीतकालीन को क्या कहते हैं? वो तो सबको पता है। इसे क्या कहते हैं? मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन, ये तो भौतिक में किया जाता है। केवल मानव जनसंख्या का अध्ययन, केवल मानव जनसंख्या का अध्ययन नहीं किया जाता, ये जनसंख्या भूगोल में किया जाता है। पृथ्वी के जीव जंतुओं का अध्ययन नहीं, ये बायोजियोग्राफी में किया जाता है। मानव और पर्यावरण के बीच जो अंतर संबंध है उनका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 86, विंड रोज आरेख सामान्यतः कितने भागों में विभाजित होता है? विंड रोज आरेख सामान्यतः कितने भागों में विभाजित होता है? विंड रोज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 16 भागों में विभाजित होता है। हालांकि इससे ज्यादा भी होते हैं, लेकिन सामान्यतः जनरली 16 भागों में विभाजित होता है। नेक्स्ट, भारत में कोपेन एवं थॉर्नथवेट जैसी जलवायु वर्गीकरण प्रणाली का उपयोग क्यों किया जाता है? केवल जनसंख्या दर्शाने के लिए नहीं, केवल नदी घाटे दर्शाने के लिए नहीं, केवल कृषि भूमि दर्शाने के लिए नहीं, विविध जलवायु क्षेत्रों की पहचान करने के लिए और उनका सीमांकन हेतु उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, 88, रिमोट सेंसिंग से प्राप्त मानचित्र किस रूप में हो सकते हैं? केवल स्थलाकृतिक मानचित्र ही नहीं बनते हैं, केवल डिजिटली नहीं बनते, भौतिक भी बनते हैं, फिजिकल मैप भी बनते हैं, थीमेटिक मैप भी बनते हैं, डिजिटल मैप भी बनते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एरियल फोटोग्राफी में साइड लेप से क्या अभिप्राय है? साइड लेप, एक ही समय में ली गई दो तस्वीरें, समांतर उड़ान पथों में ली गई तस्वीरों के बीच साझा क्षेत्र, अलग अलग रंगों की तस्वीरें एक ही उड़ान पथ में लगातार ली गई तस्वीरों का साझा भाग। साइड लेप, एक ही समय में ली गई दो तस्वीरें। 10 सेकंड का समय आपके पास, राइट आंसर दीजिए। समांतर उड़ान पथों में ली गई तस्वीरों के बीच साझा क्षेत्र, हाँ, ये साइड लेप होता है। कॉमन एरिया,
बिटवीन फोटोग्राफ्स टेकन ऑन पैरेलल फ्लाइट्स पाथ्स। दो पैरेलल फ्लाइट पाथ चल रही है, उनमें ली गई फोटो के बीच का जो एरिया होता है, साझा क्षेत्र, जो एरिया साझा किया जाता है उसका, वो साइड लेफ्ट कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। एक यहाँ से चल रही है, एक यहाँ से चल रही है, तो ये वाला जो साइड लेफ्ट कहलाता है, ये साइड लेफ्ट कहलाता है, ध्यान। ये वाला जो एरिया है वो साइड लेफ्ट कहलाता है। बी राइट आंसर हो गया यहाँ। नेक्स्ट, समोच्च रेखाओं द्वारा शंकु पहाड़ी को कैसे दर्शाया जाता है? पहले भी शायद हमने किया है। एक सेंटर है, इसके चारों तरफ इस तरीके से हमें राउंडेड देखने को मिलती है लाइंस, आइसोलाइंस। समानांतर रेखाएं तो नहीं होगी, यू आकार की नहीं, बंद संकेंद्रित वृत्त जिनमें अंदर की ओर ऊंचाई बढ़ती है, इधर यहाँ पर सबसे ज्यादा ऊंची होगी और यहाँ पर सबसे नीचा होगा। हाल ध्यान रखना, इस वाले एरिया में सबसे ज्यादा ऊंचा भाग होगा, जैसे शंकु, जैसे मान लो ये है, ये वाला सबसे ऊंचा भाग होगा और ये वाले भाग सबसे नीचे होंगे। ये देखिए ऐसे। इन लाइनों में जो सबसे लास्ट वाले रीजन होते हैं ना, वो सबसे नीचे होते हैं और सेंटर वाला सबसे ऊंचा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब समुच्च, समोच्च लिख लो यहाँ पर, समोच्च, समोच्च नहीं है, समोच्च। कंटूर लाइंस, रेखाएं एक दूसरे के पास पास होती है तो ढाल कैसी होती है? अगर समोच्च लाइन पास पास होती है ना, तो इसका मतलब होता है ढाल बहुत ज्यादा तीव्र है। और अगर ये दूर दूर हो, तो इसका मतलब होगा ढाल जेंटल है। तो अत्यंत तीव्र ढाल की कैटेगरी में समुच्च लाइनें पास पास होती है, समुच्च लाइनें। मानचित्र पर अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? लैटिट्यूड सिस्टम, मैप इंडेक्स, कोऑर्डिनेट सिस्टम। लैटिट्यूड सिस्टम, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सिस्टम भी कहते हैं और कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। इसका अगर आंसर पूछा जाए आपको, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम, आप इसका आंसर अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लैटिट्यूड सिस्टम भी होता है वो, ठीक है, तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सिस्टम आ जाएगा यहाँ पर। डी ही कर लेना, क्योंकि ए और सी दोनों सही है यहाँ। मानचित्र पर अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? हाँ, लैटिट्यूड सिस्टम और कोऑर्डिनेट सिस्टम दोनों है। डी। नेक्स्ट, आरेखीय मापक, ग्राफिकल स्केल की बात की जा रही है, दूसरा नाम क्या है? कथनात्मक मापक नहीं, रेख लीनियर स्केल, वर्बल स्केल नहीं, ये भी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन, मानचित्र प्रक्षेप का क्या महत्व है? यह मानचित्र के रंग का निर्धारण करता है? नहीं। यह मानचित्र की आकृति का निर्धारण करता है? 94 में बी होगा शायद। नहीं 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 नहीं, मानचित्र की आकृति नहीं। यह केवल राजनीतिक सीमा दर्शाता है? नहीं। यह पृथ्वी के घुमावदार सतह को, मतलब पतली जो गोल सतह है उसको समतल सतह पर लाने का कार्य प्रक्षेप करता है। डी। प्रक्षेप की परिभाषा यही है यार, कि ग्लोब के घुमावदार सतह को जब हम समतल सतह पर दर्शाते हैं तो उसे हम प्रक्षेप कहते हैं। नेक्स्ट, छोटे पैमाने वाले मानचित्र, स्मॉल स्केल मैप्स का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? स्मॉल स्केल में छोटा चित्र तो बिल्कुल नहीं दिखाया जाएगा, है छोटा चित्र दिखाया जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं नहीं, वो लार्ज स्केल में दिखाते हैं। बड़े क्षेत्र को दिखाते हैं स्मॉल स्केल में, जैसे कि देश और महाद्वीप। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीआईएस का प्रमुख अनुप्रयोग एप्लीकेशन नहीं है भाई साहब? भूमि उपयोग एनालिसिस किया जाता है, आपदा प्रबंधन किया जाता है, जनगणना डेटा संग्रह है? नहीं 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 नहीं, ये जीआईएस का काम नहीं है। मार्ग निर्धारण में किया जाता है, जीआईएस का काम नहीं है ये। आपके और हमारे जैसे टीचर लोग हैं, उनको भेज दिया जाता है, जाओ सेंसस कंडक्ट करके आओ। हॉस्पिटल से, बेचारे हॉस्पिटल से, आंगनबाड़ी से,
इनसे डेटा उठाते रहते हैं। तो सी राइट आंसर हो गया यहाँ पे, ये जीएस में नहीं आता। डीईएम डिजिटल एलिवेशन मॉडल का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? जनसंख्या वितरण दर्शाने के लिए नहीं। एलिवेशन का मतलब ऊंचाई, ढाल, स्थलाकृति के विश्लेषण के लिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन का प्रभाव नहीं है? आज ये पेपर जल्दी से कंप्लीट हो गया, आज 1 डेढ़ घंटे के अंदर अंदर ही। सिंपल क्वेश्चन थे शायद आज। निम्न में से कौन सा जलवायु परिवर्तन का प्रभाव नहीं है? हिम नदों का पिघलना है, समुद्र तल में वृद्धि होती होएगी, जैव विविधता में ह्रास होगा, अक्षांशों की स्थिति में परिवर्तन नहीं। डी, जलवायु परिवर्तन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रिमोट सेंसिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं, अब तो क्वेश्चन सही गलत होना ही नहीं चाहिए। उपग्रह की ऊंचाई से रिलेटेड पृथ्वी सतह पर प्रदर्शित सबसे छोटे विवरण का आकार। बी, स्पेशल रिजोल्यूशन देखा जाता है साइज, पिक्सल की साइज से रिलेटेड देखा जाता है। नेक्स्ट, पिक्सल का आकार यहाँ पर दे रखा है, ये तरंगों की संख्या है। 100 और लास्ट क्वेश्चन है इसका पेपर का। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का संकेतक नहीं है? शायद और है क्या पेपर इसमें क्वेश्चन? नहीं, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का संकेतक नहीं है, इंडिकेटर नहीं है? जीवन प्रत्याशा है, जिसे हम हेल्थ को कंसिडर करते हैं। साक्षरता है, जिसे हम एजुकेशन कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय है, जिसे हम एक्सेस टू रिसोर्सेज कहते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी, आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को मिल जाएगी। कोशिश करूंगा मैं आने वाले टाइम में डिजिटल बोर्ड देखते हैं क्या होता है, डिजिटल बोर्ड ला पाते हैं नहीं ला पाते। डिजिटल बोर्ड 10 रुपए में तो आएगा नहीं। चलिए, थैंक यू अगर आपने पूरा देखा है इसे, और नहीं देखा है तो भी थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि फ्री की चीज लोगों को हजम नहीं होती है। बाय, जय हिंद।